हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल पे। आज आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन लाई हूँ जिसमें कि आप लोगों को 200 से ऊपर क्वेश्चंस मिलेंगे। और मैं आपसे एकदम रिक्वेस्ट, एकदम बहुत बड़ा वाला रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। टोटल फिजिकल केमिस्ट्री का जितना भी चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 तक का जितना भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो सब मैं आप लोगों को एक ही वीडियो में देने वाली हूँ। तो मैं आपसे अभी ही बोलूँगी कि आप लोग इस वीडियो को सेव करके ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में ये काम आएगा, ठीक है। मतलब कि एग्ज़ाम से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले आप इसे रिवाइज़ कर सकते हो या फिर कॉपी में नोट डाउन कर लो, बहुत अच्छा रहेगा, सटीक रहेगा। तो प्लीज़, अगर आप लोगों ने इस वीडियो का टारगेट अच्छा रखा, मतलब कि बहुत अच्छा इंप्रेशन दिया, तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट आप लोगों के लिए और लाऊँगी, इससे भी मज़ेदार, ठीक है? तो चलिए वीडियो में बनते हैं। और ये टारगेट है 90 का। 90 का, ठीक है, टारगेट 90 का है। टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है चैप्टर 1 से लेके 5 तक का है। पिछले साल के जितने भी पूछे गए प्रश्न है वो सारा इसमें, ठीक है। तो चलिए मैं सेशन को स्टार्ट करती हूँ बिना कोई देरी किए। कोई भी फालतू का बकवास, कोई भी बकवास नहीं। और मैं पहले बता देती हूँ कि जिस बच्चे को पढ़ना है, जिस बच्चे को ये लग रहा है कि 90 उसको लाना है, तो वही बच्चे इस वीडियो को देखें, ज़्यादा मत देखिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हो। तो आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन अमरफस सॉलिड। इनमें से कौन सा जो है एग्जाम्पल अमरफस सॉलिड का है। तो आप लोग बताइए, मेरे से पहले आप लोगों को आंसर देना होगा, ठीक है। तभी आप लोगों को लगेगा कि आपके एग्जाम की तैयारी जो है वो पूरी हो चुकी है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा, क्या होगा बताइए। इसका आंसर होगा ग्लास, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग देख सकते हैं कि ये 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए कोई बकवास नहीं, सीधा टारगेट पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन occupies the empty space of negatively charged ions, then the defect in a crystal is। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज कर लेता है एम्प्टी स्पेस को, जहाँ पे कि नेगेटिवली चार्ज आयन पे इलेक्ट्रॉन जब आके बैठ जाता है, तो उस डिफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, उस डिफेक्ट को हम लोग एफ सेंटर कहते हैं। और एफ सेंटर के कारण ही किसी भी क्रिस्टल सिस्टम में जो है वो कलर आता है। तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, सारा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ आप लोग चैनल पे बने रहिए, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। एन एग्जाम्पल ऑफ एमोर्फस सॉलिड इज। एमोर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल कौन है इनमें से। एमोर्फस सॉलिड जो होता है वो रबड़ है। मतलब कि एमोर्फस सॉलिड वैसे सॉलिड को कहते हैं जो कि आप कह सकते हो कि सूडो सॉलिड, यानी कि फॉल सॉलिड, जो आसानी से टूट जाए या फिर लॉन्ग टाइम के बाद भी टूट जाए, तो उसको हम लोग एमोर्फस सॉलिड कहते हैं, जिसका कि जो अलाइनमेंट होता है वो सेम नहीं होता है एवरी डायरेक्शन में, तो उसको हम लोग एमोर्फस सॉलिड कहते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। 2021 का पूछा हुआ ये भी सवाल है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड। नॉन क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड दोनों एक ही वर्ड है, तो इसमें कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है। क्रिस्टलाइन का मतलब क्या होता है, वैसा सॉलिड जो कि बहुत ही हार्ड हो, आफ्टर लॉन्ग इंटरवल टाइम वो टूटे ना, उसकी जो अलाइनमेंट होगी हर डायरेक्शन में सेम होगी, तो उस टाइप के सॉलिड को क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं डायमंड का, जब भी हम उसको कट करेंगे तो वो एक शार्प हमें एज देगा, तो उस तरह के सबस्टांस को हम कह सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड है। लेकिन अगर हम कट करेंगे किसी ग्लास को, तो वो एमरफस सॉलिड वो हमें एक एज नहीं देगा, शार्प एज नहीं देगा, ठीक है। तो उस तरह के हम लोग उस तरह की सब्सटेंस को एमरफस सॉलिड कहते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ग्लास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 2012 का पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमरफस सॉलिड। इनमें से कौन सा जो है एमरफस सॉलिड है। तो क्वार्ट्ज ग्लास जो है वो एमरफस सॉलिड है आपका, ठीक है। 2017 का पूछा हुआ प्रश्न है ये, बी ऑप्शन।
और आप लोगों को मैं बताऊँ, आपके पेपर में बस यहीं से सवाल आने वाले हैं। मैं लिख के कह रही हूँ, इनमें से ही कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा आपके एग्ज़ाम में, ठीक है? तो प्लीज़ एश्योर रहिए कि आपको यहीं से पूछा जाएगा प्रश्न। 6 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन अमorphous सॉलिड? इनमें से कौन-सा जो है अमorphous सॉलिड है? बताइए जल्दी से। अमorphous सॉलिड ग्लास है ना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड? इनमें से कौन सा जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है? तो डायमंड जो होगा वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेटवर्क सॉलिड? इनमें से कौन सा जो है वो नेटवर्क सॉलिड है? नेटवर्क सॉलिड कहे तो बताइए। कोवैलेंट सॉलिड है ना, कोवैलेंट सॉलिड को भी नेटवर्क सॉलिड ही कहा जाता है। तो इनमें से आपका जो हो गया वो डायमंड जो होगा वो नेटवर्क सॉलिड कहलाता है, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये सारा प्रश्न, इसलिए प्लीज शुरू से लेके जरूर देखिएगा, अंत तक बने रहिए। 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ग्रेफाइट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज? ग्रेफाइट को हम लोग किस तरह से क्लासिफाइड नहीं कर सकते हैं? तो देखिए, कंडक्टिंग सॉलिड को ही हम कह सकते हैं कोवैलेंट सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड को ही हम कह सकते हैं नेटवर्क सॉलिड। तो इनडायरेक्टली कोवैलेंट सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड, कंडक्टिंग सॉलिड, ये तीनों एक ही प्राणी है, एक ही जीव है, एक ही कैटेगरी है। तो ये जो होगा वो क्लासिफाइड करता है ग्रेफाइट को, लेकिन यहाँ पूछा गया कैन नॉट। तो आयोनिक सॉलिड जो है वो ग्रेफाइट को क्लासिफाइड नहीं करता है, यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि आयोनिक सॉलिड जो है ग्रेफाइट का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? 10 नंबर क्वेश्चन है, एमोर्फस सॉलिड कैन ऑल्सो बी कॉल्ड? एमोर्फस सॉलिड को हम क्या कह सकते हैं? सूडो सॉलिड कह सकते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड सॉलिड कह सकते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और मैं बता दूं आप लोगों को, जब भी क्वेश्चंस देखें तो घबराए नहीं, रिलैक्स होकर पहले क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ें, ऑप्शंस को देखें कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को ही देखेंगे, सूडो सॉलिड को ही मार के ऑप्शन नंबर ए करेक्ट करके चलेंगे, लेकिन बाद में पता चलेगा आप लोगों को कि ऑप्शन नंबर तो डी करेक्ट होगा। तो इसलिए प्लीज क्वेश्चन को सावधानी से पढ़िएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन, क्वार्ज इज अ, क्वार्ज क्या है? क्वार्ज एक तरह का आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है? क्वार्ज आपका एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, लेकिन यहीं पे आपका प्रश्न क्या रहेगा? क्वार्ज, क्वार्ज सॉलिड क्या है? तो क्वार्ज सॉलिड को आपको मारना है एमोर्फस सॉलिड, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच among the following is not an amorphous solid but is crystalline solid? इनमें से कौन सा जो है amorphous solid नहीं है लेकिन वो crystalline solid है? तो रॉक साल्ट जो होता है ना, नमक जिसको कि हम लोग डेली यूज करते हैं, वो जो होता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग, विच among द फॉलोइंग इज नॉट अ पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड? इनमें से कौन सा जो है वो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड नहीं है? तो सॉलिड I2 जो है वो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड नहीं है आपका, ठीक है? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे आप पूछोगे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का कहने का मतलब क्या है? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होता है, देखिए, यहाँ पे जो -2 होगा ना, देखिए समझा देती हूँ मैं, SO2 है, ठीक? यहाँ पे कितने चार्ज है? -2 चार्ज है, यहाँ पे भी +2 चार्ज है। तो ये दोनों जो है, ये दोनों क्या है? ये दोनों तो पोलर है ना, पोलर है, क्योंकि इन दोनों का जो चार्जेस है वो सेम है। NH3 में भी चार्ज सेम है, HCl में भी चार्ज सेम है, पर I2 में कोई चार्ज नहीं है, इसमें सिंगल चार्ज है, इसलिए ये नॉट पोलर हो गया, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन आयोनिक सॉलिड? इनमें से कौन सा जो है आयोनिक सॉलिड नहीं है? आयोनिक सॉलिड मतलब कि आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है। तो आपको यहाँ पे H2 जो है वो आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है। CaF2 पे भी चार्ज है +2 और -2 का चार्ज है। MgO पर भी -2 +2 का चार्ज है। ZnS पे भी +2 और -2 का चार्ज है, लेकिन H2O पर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? आगे है डायमंड इज अ, डायमंड क्या है? डायमंड एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, ठीक है? अगला है, फॉर अ कोवेलेंट सॉलिड द पार्टिकल्स विच ऑक्यूपाई द लैटिस पॉइंट्स आर? कोवेलेंट सॉलिड के लिए द पार्टिकल्स ऑक्यूपाई लैटिस पॉइंट,
ऐसे कौन से कोवैलेंट सॉलिड में जो होते हैं वो पार्टिकल्स जो है लैटिस पॉइंट को ऑक्यूपाई करते हैं, तो एटम्स जो होते हैं वो ऑक्यूपाई करते हैं लैटिस साइड को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट एज कोवैलेंट क्रिस्टल्स इन द सॉलिड स्टेट। इनमें से कौन से ऐसे कोवैलेंट क्रिस्टल हैं जो कि सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब कि जो रियल लाइफ में, तो सिलिकॉन कार्बाइड जो है वो एग्जिस्ट करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम इन सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा सोडियम का, ये पूछा जा रहा है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कि सोडियम के इर्द गिर्द, सोडियम ऑक्साइड में सोडियम के इर्द गिर्द जो है वो और कितने वैसे सोडियम है जो कि घिरे हुए हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 4, ठीक है, 4। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा और ये पूछा गया है, ठीक है। अगला है 19 नंबर क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए मेटल क्रिस्टलाइजिंग इन हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। यहाँ पे डायरेक्टली पूछा गया है एचसीपी में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो आप लोगों को एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। एचसीपी, एफसीसी, बीसीसी, हर किसी का जो है कोऑर्डिनेशन नंबर, हर चीज़ याद होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अभी कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा गया एचसीपी का, तो 12 होता है, ठीक है, एचसीपी का 12 होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला देखते हैं हम लोग, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर इन अ स्क्वायर क्लोज पैक अ स्ट्रक्चर इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में आपका पूछा जा रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर, जब वो स्क्वायर क्लोज पैक्ड हो तो 4 होता है, 2 डायमेंशन में 4 होता है, ठीक है। अब पूछा जाए कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड इन 1 डायमेंशन, देखिए सीसीपी में आपका पूछा जा रहा है 1 डायमेंशन में कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, तो 1 डायमेंशन में 2 होता है, ठीक है, सीसीपी में क्लोज पैक्ड में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा सारा क्वेश्चन। 12 number question, coordination number in 2 dimensional square close packed and 2 dimensional hexagonal close pack are respectively। मतलब कि coordination number पूछ रहा है एक 2 डायमेंशनल स्क्वायर पैक में और एक 2 डायमेंशनल एचसीपी में, मतलब कि सीसीपी में 2 डायमेंशनल और एचसीपी में 2 डायमेंशनल में कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो अभी अभी हम आपको बताएं कि सीसीपी में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है 4, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 4 सीसीपी का। तो अगर आपको सीसीपी का याद है, एचसीपी का होता है 6, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आप लोग इसे अगर मुंह पे मुंह जवानी याद रखेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, बाकायदा वहाँ पे बनाने में ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो आप लोगों को डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है। 23rd नंबर क्वेश्चन, इन एससीपी यूनिट सेल नंबर ऑफ एटम्स इज। एससीपी यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम कितना होता है, नंबर ऑफ एटम 6 होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ये सारा जो है एकदम मुंह पे याद होना चाहिए आप लोगों को। अगला है परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन बीसीसी यूनिट सेल। फ्री स्पेस पूछा गया है, ठीक है, परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन बीसीसी, तो 32% जो होता है वो फ्री स्पेस होता है बीसीसी में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला है पैकिंग एफिशिएंसी इन एचसीपी एंड सीसीपी स्ट्रक्चर आर रेस्पेक्टिवली। पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है एचसीपी में और सीसीपी में, तो पैकिंग एफिशिएंसी आपकी 74 और 74, यानी कि एचसीपी यहाँ पर एफसीसी भी दिया रहेगा तो आपको वही मानना है, ठीक है, क्योंकि दोनों का इक्वल होता है पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। यहाँ पे अगर पूछ लिया जाता है पैकिंग वर्ड, मतलब कि कितने खाली है, तो आप 100 में से यहाँ पर आपको 74 को माइनस कर देते हैं, आपका निकल जाता है 36, नहीं 26% और 26% आ जाता है, ठीक है। तो समझ आ गया आप लोगों को, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन, द परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस इन एचसीपी एंड सीसीपी स्ट्रक्चर आर रेस्पेक्टिवली। अभी अभी हम आपको क्या बताएं कि वहीं पे अगर आपसे पूछा जाएगा कि एम्प्टी स्पेस कितना होता है, यानी कि वॉइड कितने होते हैं, खाली स्थान कितना होता है उसमें, तो 26% होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड शोज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेटल। कौन में से इनमें से कौन से जो ऑक्साइड्स है वो शो करते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को शो करता है CrO2, CrO2, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ओके। अगला है द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज। गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कौन, ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये सारा देखते जाइए कि कब कब का पूछा गया है, हम बता रहे हैं आप लोगों को,
याद कर लीजिएगा इसको बढ़िया से, कॉपी में लिख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड इज नॉट एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, इनमें से कौन सा सॉलिड जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं है। तो कौन से सॉलिड नहीं है, तो आपका जो हो गया I2 जो है वो इलेक्ट्रिकल सॉलिड नहीं है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम नहीं करता है। और एक तो आप जानते ही हो H2O। ऑप्शन एलिमिनेशन का भी आप देख सकते हो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं है। क्या वाटर इलेक्ट्रिक को कंडक्ट करता है? जो जो नॉर्मल वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। यदि आप उसमें NaCl नमक ये सब ऐड कर दो तो वो कंडक्ट करता है। इसलिए आप 4 नंबर को ऐसे एलिमिनेट कर सकते थे कि वो नहीं करता, तो 4 नंबर जिस जिस ऑप्शन में नहीं था उसको हटा देते। इन दोनों में है, आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड बिहेव एज गुड कंडक्टर और इंसुलेटर डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर। कंडक्टर भी है और इंसुलेटर भी है। कौन सा ऐसा ऑक्साइड है जो कि टेम्परेचर पर भी डिपेंडेंट है? तो वो जो ऑक्साइड है वो TiO3 है। ठीक है, TiO3, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अब आपका 31 नंबर क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन इन डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल इज। डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल में जो बताना है आपको करेक्ट ऑर्डर पैकिंग फ्रैक्शंस का, मतलब कि किसका हाईएस्ट है, उसके बाद फिर उसके उसके नीचे, फिर उसके नीचे, इस तरह से आपको ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो बताइए, FCC हो गया, मतलब कि FCC का सबसे हाईएस्ट होता है, फिर BCC का, उसके बाद फिर सिंपल क्यूबिक का होता है ना, पैकिंग फ्रैक्शंस। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। FCC का कितना होता है? 76% ना इसका होता है। एक सेकेंड, देखिए, BCC का होता है आपका 68% होता है BCC का। ठीक है, और आपका सिंपल क्यूबिक का होता है, तो सिंपल क्यूबिक का आई थिंक 52.4% होता है। ये है आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप बता सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से होता है अरेंज। 32 नंबर क्वेश्चन है, लेट द नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्फेयर बी एन, देन द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉइड जनरेटेड इज। मतलब मान लिया गया कि नंबर ऑफ एटम्स जो है CCP में n है, तो उसका टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है? ऐसे भी आपको याद रखना है कि टेट्राहेड्रल वॉइड 2n को कहते हैं, मतलब कि जितना भी एटम है उसका डबल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, अगला, in a close packed array of n sphere the number of octahedral holes are। अगर कोई क्लोज पैक्ड एरी है n स्फेयर, मतलब कि उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम्स है वो n है, तो उसका ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड n ही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं बता देती हूँ, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड नंबर ऑफ एटम्स के बराबर होता है। कितना नंबर ऑफ एटम्स है वो इक्वल होता है। टेट्राहेड्रल वॉइड होता है 2n। ठीक है, मतलब कि आपका जितना नंबर ऑफ एटम्स है उसका डबल, वो टेट्राहेड्रल वॉइड। समझ आ गया? क्लियर है? समझ आ गया। अगला क्वेश्चन है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड शोज फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है? जो कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक, मतलब कि वो क्या बोलते हैं उसको, मैग्नेटिक इफेक्ट बहुत बहुत ज़्यादा वो शो करता है। ठीक है, तो CrO2 जो है वो बहुत ही शो करता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग शोज एंटी फेरोमैग्नेटिक। एंटी फेरोमैग्नेटिक कौन इनमें से शो करता है? तो MnO2 ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, MnO2 डी। विच अमंग द फॉलोइंग सोर्स फेरी मैग्नेटिज्म, इनमें से कौन से जो है वो फेरी मैग्नेटिज्म को शो करता है? तो इनमें से सारे ही जो है वो फेरी मैग्नेटिज्म को शो करता है, सारा जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डिफेक्ट आर सोन बाय AGVR बहुत ही फेमस है, और इनके द्वारा कौन कौन सा जो है वो डिफेक्ट शो करता है? तो आपका मैं बता दूं, ये जो है वो स्कॉटी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों ही शो करता है, स्कॉटी और फ्रैंकल दोनों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है ना सबको? हाँ, आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज डिसलोकेशन डिफेक्ट। इनमें से कौन सा जो है वो डिसलोकेशन डिफेक्ट शो करता है, मतलब कि कौन सा जो ऐसा डिफेक्ट है उसको डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहा जाता है? तो वो फ्रैंकल डिफेक्ट को डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहा जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला है, इन अ सॉलिड लैटिस द केटायन हैज लेफ्ट अ लैटिस साइट एंड इज लोकेटेड एट एन इंटरस्टिशियल पोजिशन, द लैटिस डिफेक्ट इज।
लैटिस डिफेक्ट कौन हो जाएगा, फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, द केटाइन हैज लेफ्ट, केटाइन जो होता है वो अपने लैटिस साइड को छोड़ देता है और इंटरस्टिशियल साइड में चला जाता है, तो इसके वजह से वहाँ पर डिसलोकेशन या फिर कह सकते हो आप फ्रैंकल डिफेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला है विच हैज़ फ्रैंकल डिफेक्ट, इनमें से कौन से जो है वो फ्रैंकल डिफेक्ट है। ये सब डायरेक्ट एग्जांपल्स याद रखना है। सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो AgBr वही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, AgBr ही है ये, ठीक है। तो फॉर्मूला के साथ साथ नाम भी याद रखिए, सही रहेगा। केटाइंस आर प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल साइट, कौन से डिफेक्ट में जो है केटाइंस प्रेजेंट होता है इंटरस्टिशियल साइट में, तो फ्रैंकल डिफेक्ट ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। विच काइंड ऑफ डिफेक्ट आर इंट्रोड्यूस्ड बाय डोपिंग, डोपिंग करने के बाद कौन से प्रकार की जो डिफेक्ट है वो इंट्रोड्यूस हमें मिलती है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, उससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, वो चाहे आपका डोपिंग करने के बाद एन टाइप बने या फिर पी टाइप बने, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट होती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द चार्ज एक्वायर्ड बाय पी टाइप सेमीकंडक्टर, इनमें से कौन सा जो है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में सही है, उसके चार्ज के बारे में, ठीक है। तो जो पी टाइप सेमीकंडक्टर हो या फिर एन टाइप सेमीकंडक्टर हो, चार्जेस जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में 100% जो बच्चे हैं वो गलत करके आते हैं, गलत करके आते हैं। इसलिए याद रखिएगा, पी टाइप हो या फिर एन टाइप हो, आपका जो चार्ज है वो न्यूट्रल होता है, चार्ज ऑलवेज न्यूट्रल होता है। पॉजिटिव टाइप हो या फिर नेगेटिव टाइप होगा, याद रखिएगा, 100% करेक्ट बता रही हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट चेंजेस द डेंसिटी ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग सॉलिड इन क्रिस्टल यूनिट सेल, पॉइंट डिफेक्ट चेंजेस द डेंसिटी ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग सॉलिड, डेंसिटी को ही चेंज कर देता है। तो डेंसिटी को चेंज करने वाले जो होते हैं वो स्कॉटेड डिफेक्ट में डेंसिटी चेंज हो जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अब। when electrons are trapped in the crystal in the ionic vacancy the defect is shown, जब जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रैप्ड हो जाता है एनायनिक वैकेंसी में, तो इस तरह के डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, एफ सेंटर पीछे भी बता चुके हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इफ वी मिक्स अ pentavalent impurity in the crystal lattice of germanium the type of semiconductor formed will be, पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन होंगे ना उसके बाहरी बाहरी क्या बोलते हैं उसको, बाहरी सेल में कह सकते हो आप। तो 5 इलेक्ट्रॉन के पेंटावेलेंट, और जर्मेनियम में जो होता है वो 4 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसमें पेंटावेलेंट के साथ अगर डोप किया जाएगा तो +1 हमें मिल जाएगा ना, एक, मतलब कि एक और इलेक्ट्रॉन जो है वो हमें मिल जाएंगे, है ना। तो एक और इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनस यहाँ पे कर लीजिए, माइनस हो जाएगा, ठीक है। -1 इलेक्ट्रॉन हमें एक और मिल जाएगा। तो जब -1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो किस तरह का ये बन गया, माइनस मतलब निगेटिव, यानी कि नेगेटिव टाइप का हमारे पास ये बन जाएगा, ठीक है। इन टाइप ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक। To get a N-type semiconductor from silicon, it should be doped with a substance with vacancy valency. अगर हमें N-type का सेमीकंडक्टर चाहिए, सिलिकॉन के साथ डोप करना है, तो किस तरह के वैकेंसी के साथ हम डोप करेंगे, तो अभी अभी बताया कि 5, यानी कि आपको डोपिंग करनी है पेंटावैलेंट के साथ। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला क्वेश्चन 48, द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन वन यूनिट सेल ऑफ सिंपल क्यूबिक BCC एंड FCC आर रेस्पेक्टिवली, नंबर ऑफ एटम बताना है आपको कि सिंपल क्यूबिक BCC और FCC में कितने कितने होते हैं। याद कीजिए आप लोग, सिंपल क्यूबिक में एक नंबर ऑफ एटम्स होता है आपका, फिर BCC में होता है 2 और FCC में होता है 4, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, ये सब ना एकदम मुंह पे याद होना चाहिए आपका, जैसे पेपर में आया करेक्ट किए, टिक किए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ अ स्ट्रक्चर आर टेट्राहेड्रल एज वेल एज ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड रेस्पेक्टिवली, ऐसे कौन से पेयर हैं जिसमें कि टेट्राहेड्रल वॉइड भी होता है और ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड भी होता है, दोनों होता है। तो वो जो हो गया आपका HCP और CCP होता है, ठीक है। HCP और CCP ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। 50 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयोनिक सॉलिड, इनमें से कौन से ऐसे जो है आयनिक सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो आयनिक सॉलिड जो होता है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बहुत ही कम जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को वो कंज्यूम करता ही नहीं, मोल्टेन स्टेट में वो नहीं करता है। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है आपका
इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि आयोनिक सॉलिड के इनमें से कौन 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 से कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो ब्रिटल होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग पोर्स होते हैं इसमें, एनिस्ट्रॉफिक होता है नेचर में। एनिस्ट्रॉफिक मतलब होता है कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। फिर मतलब कि क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ना, तो जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो सारे एनिस्ट्रॉपिक होते हैं। तो आपका जो है वो वेरी लो वैल्यू, मतलब कि वो मोल्टन स्टेट में जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, लेकिन यहाँ पे बोला गया है वेरी लो वैल्यू। तो ये आपका गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नोट बोला गया था, समझ। हाँ, तो आप लोगों का ये सॉलिड स्टेट का टोटल एमसीक्यू क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आप लोगों के लिए पार्ट 2 में लाऊंगी, जिसमें सॉल्यूशन का आपका टोटल एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा। और आप लोग मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। टिल देन, बाय बाय।